नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन करा रही हूँ एमसीक्यू। और ये 1857 वाला चैप्टर पूरा हो गया था। आई थिंक सर ने करवा दिया होगा ये वाला चैप्टर। तो आज हमने पढ़ना है 1858 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए ना, उसके एमसीक्यू हम लोगों ने करने। ठीक है, चलिए। पहला है 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। दूसरा है 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वायसराय को दे दिया गया। आपको इसमें सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला बिल्कुल सत्य है, लेकिन दूसरा गलत है। अंतिम नियंत्रण वायसराय को नहीं दिया गया, ठीक है ना, ये सेक्रेटरी को दिया गया था। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। और हाँ, केवल 1 सही है। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो था ना, अब किसको दे दिया? ब्रिटिश सम्राट को। 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव भी कहा जाता था, उसको दे दिया गया। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में आपको बताना है। 1858 में जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। पहला कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई। दूसरा, गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। और तीसरा है कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। अब इसमें ध्यान से देखिए, सत्य नहीं बल्कि असत्य आपको बताना है। इसमें असत्य कौन सा है? देखो, पहला बिल्कुल सही है कि गवर्नर जनरल से क्या हो गया, वो वायसराय हो गया। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, ये बाध्यकारी नहीं था। गवर्नर जनरल उनके काउंसिल के फैसले के लिए बाध्य नहीं था, ठीक है, उनको मानने के लिए। तो केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएंगे कि ये असत्य है। पढ़ लेते हैं। केवल तीसरा कथन असत्य है। भारत के लिए 1858 के कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यह काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुत से निर्णय लेती थी, लेकिन गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा गया? ठीक है ना, प्रेसिडेंसी, इनको थोड़ा सा स्पेशल वो दिया जाता था प्रेसिडेंसी। कुछ प्रेसिडेंसी थी और कुछ प्रांत थे। बंगाल, मध्य प्रांत और मुंबई और पंजाब। देखो, याद रखना 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, ठीक है, बंगाल, बम्बई और मद्रास, 3 थी। तो यहाँ पे मद्रास तो नहीं दे रखा है, तो 1 और 3 तो दे रखा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई प्रांतों में बांट रखा था। इनमें बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। दूसरा, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। देखो, ये गलत है कि गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता नहीं प्रांतों को। और ये भी गलत है कि प्रांत सरकारों को प्रेसिडेंसी की सरकार नहीं, प्रेसिडेंसी को ज़्यादा वो थी। आई थिंक इसका डी होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, डी है इसका। भारत में शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने इसे प्रांतों में बांटा हुआ था। और बंगाल, मद्रास, अभी मैंने आपको बताया कि स्पेशल थे थोड़ा, इनको थोड़ा अलग इसको साथ वो किया जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थी। याद रखना, जो प्रेसिडेंसी थी ना, उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है और शक्तियाँ भी प्रांतों की तुलना में। प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था, जबकि प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुए थे ना ब्रिटिश भारत के, है ना, तो वो बताना है कि क्यों संघर्ष का क्या था उद्देश्य उसका, ब्रिटिश भारत का। पहला, अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर कब्जा। अफगान नागरिकों को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रमिक के रूप में काम करने की इच्छा। तीसरा, रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना।
चौथा, फ्रांस का मध्य एशिया की व्यापारिक गतिविधियों से बाहर करना, फ्रांस को। तो ये इसका आंसर ऑब्वियसली सबको पता होगा कि रूस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस देखो ना, भौगोलिक स्थिति देखो एक बार अफगानिस्तान की, है ना। तो कहीं ना कहीं जो रूस की चुनौती थी ना, उसका सामना करना, मतलब तो इसीलिए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर रहा था। कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को भी आगे बढ़ाना था, कहाँ, मध्य एशिया में। तो इसके लिए उसको अफगानिस्तान पर वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत की ब्रिटिश सरकार के 2 युद्ध हुए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक महत्वपूर्ण देश था। यही उद्देश्य था मेन उनका, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय ने किया था? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगी, लॉर्ड रिपन। याद रखना, लॉर्ड रिपन, ठीक है। सबसे पहले 1864-68 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई, पर लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे और इनके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएं किसी तरह से स्थानीय स्वशासन नहीं कही जा सकती थी। स्थानीय स्वशासन की दिशा में बहुत हिचकिचाते हुए एक कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया, ठीक है ना। एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण, नगरीय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हो स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। तो किसने किया? ये लॉर्ड रिपन ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध, अच्छा इसमें असत्य बताना है, मतलब जो भी सेना का पुनर्गठन हुआ ना इसमें से कौन सा कथन असत्य बताना है आपको, ठीक है। पहला है, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया सॉरी भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल सैनिकों को तैनात किया गया, ठीक है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। देखो सारे सही हैं, बट एक जो है वो गलत है। ये अधिकारी वर्ग भारतीयों में शामिल, सैनिकों में शामिल किया, ये गलत है, ठीक है ना। अधिकारी वर्ग नहीं होते थे भारतीय सैनिक में, बाकी सही है। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं। ब्रिटिशों ने 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया। इसका उद्देश्य था विद्रोह ना होने देना। उनका ये था ना मेन, सेना का पुनर्गठन करना कि विद्रोह ना हो दोबारा से, इसलिए वो बांटो और राज करो की नीति अपनाने लग गए थे। इसके बाद अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने को की पुरानी नीति को सख्ती से पालन किया गया। 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका। देखो 1914 तक सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका था कोई भारतीय, सोचो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? लड़ाकू, तो इसमें बताना है पंजाबियों को, बिहारियों को, गोरखों को या पठानों को। अगर मैं बिहारी हटा दूं, बिहारी तो ऑब्वियसली नहीं थे, ये तीनों थे, पंजाबी, गोरखों और पठानों, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था ना, कि जो मतलब लड़े थे उस समय, उनके 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी थी, उन सबको उन्होंने लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। और जो नहीं लड़े थे, एक तरह से भक्ति वगैरह कर रहे थे, उनको गैर लड़ाकू बोला गया। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू हैं तो कुछ गैर लड़ाकू हैं। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सैनिकों ने आरंभ में अंग्रेज़ों की भारत विजय में सहायता की थी, तो इसलिए उनको क्या बोला गया। और 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण ये जो जिन्होंने भाग लिया ना, कौन कौन, अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत, इनको क्या बोला गया। पहले इन्होंने जब नहीं किया था ना अंग्रेजों की, इन्होंने सहायता की थी, लेकिन जब इन्होंने किया तो इनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब बड़ी संख्या में उनकी सेना में भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबी, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया। मतलब इन लोगों ने उस टाइम पे साथ दिया था, पंजाबी, गोरखों, इन लोगों ने विद्रोह को कुचलने में सहायता की थी अंग्रेजों, इनको क्या बोला गया, लड़ाकू। तो इनके उसमें क्या किया गया, बहुत सारी संख्या में सेना को शामिल किया गया, ठीक है, समझ गए ना। और अवध, बिहार, ये सब सबको पता है, विद्रोह हुए थे अवध में, बिहार में, है ना। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। जिस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब सभी लोग जो बच्चे इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जिसे बोला जाता है, उसमें बोल रहा है कि सबसे पहले भारतीय कौन थे। सोचो उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था और उस टाइम पे उस एग्ज़ाम को क्लियर करना कितनी बड़ी बात रही होगी, है ना। तो उस टाइम पे सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने
इनको क्लियर किया था। और ये कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विस के कोई सदस्य ही नियुक्त होते थे, ठीक है ना। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति। भारतीय रजवाड़ों के संबंध में आपको बताना है, इसमें सत्य बताना है। भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया और उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है, याद रखना दोनों सही हैं। याद है हड़पने की, अच्छा सर ने शायद पढ़ाया होगा 1857 का विद्रोह। इसमें हड़पने की जो नीति थी, है ना, किसकी थी? ये थी आपकी, तो ये किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। और ये लॉर्ड डलहौजी की, देखो, एक तो हड़पने की नीति थी, एक गोद उत्तराधिकार वाला जो थी नीति थी वो, और एक थी सहायक संधि जो किसकी थी? वेलेज़ली अली की। याद रखना ये सब कारण थे 1857 के विद्रोह के, और इसी नीति को इन्होंने क्या करा? त्याग दिया। बाद में 1857 के विद्रोह के बाद इस नीति को त्याग दिया। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1857 के पहले अंग्रेज भारतीय राज्य हड़पने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। 1857 के विद्रोह के बाद यह नीति छोड़ दी गई। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजी के वफादार ही नहीं रहे, बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनका सक्रिय सहायता भी की। इन शासकों की वफादारी का ब्रिटिश सरकार ने इनाम इस घोषणा के रूप में दिया कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी और भविष्य में उनके राज्य को कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि, अच्छा इसमें फिर से देखो असत्य पूछ रहा है, बोल रहा है 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में आपको बताना है ब्रिटिशों द्वारा। पहला, बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाई। मैं पहले लाइन में बता चुकी हूँ कि उन्होंने उसके बाद क्या किया था। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया। भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। देखो अभी हमने पढ़ा कि भारतीय राजाओं वगैरह के साथ मित्रतापूर्ण अपनाया, है ना, और जमींदार भी उनके एक तरह से चट्टे बट्टे ही थे। इसमें जो है ना पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें असत्य पूछा हुआ है। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाई, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, अंग्रेजों ने भारत पर विजय भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर प्राप्त की थी। 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ, राजाओं को एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, सबसे अधिक मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज करो की नीति को जारी रखने का फैसला किया, है ना। फिर देखो दूसरा कथन असत्य है ना। अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि समाज सुधार का कदम 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया और समाज सुधारकों का समर्थन बंद कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्गों जैसे राजाओं, जमींदारों, भूस्वामियों की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन वर्गों का ब्रिटिशों ने उभरते हुए जन आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ उपयोग करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, पहला है, इसमें बताना है, अच्छा कारण ही बताना है, ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र को विश्लेषण करना, राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना। देखो क्या हुआ था ना कि उच्च शिक्षा के प्रसार को बाद में रोकने लग गए थे ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि बाद में क्या हो रहा था ना, जो पढ़ रहे थे, जो एक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण कर रहे थे। किसके? ब्रिटिश शासन के, ठीक है ना। पढ़ा होगा आपने, बहुत सारी किताबें आई फिर उसके बाद, है ना। एक तरह से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है ये सब भी, है ना। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो लोग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन को एक बार। इसमें सत्य है, 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग न लेने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की थी, परंतु शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही बदल गया। इसका कारण था अनेक लोग हाल में प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग सामने रखी। इसलिए जब वे जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन करने लगे और 1855 में INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन बैठे, है ना। इसमें एक नाम, बहुत सारे नाम है वैसे तो, खैर मैं बता देती हूँ।
दादा भाई नौरोजी का है ना, बुक है उनकी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भी हैं, जैसे एक है इंडिया टुडे, है ना, इंडिया टुडे है जो आर.सी. दत्त की है, रमेश चंद्र दत्त की है। एक उसकी है रजनी पाम की है एक किताब, है ना, इंडिया टुडे है उनकी किताब। और सॉरी, आर.सी. दत्त की है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंडिया टुडे किसकी है, ये रजनी पाम की, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी याद रखना, क्योंकि ये बुक्स इंपॉर्टेंट भी हैं और कहीं ना कहीं लिखने के लिए, आपको मेंस में लिखने के लिए, जैसा आता है ना कि आर्थिक रूप से जो शोषण हुआ था उस टाइप में, तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह किससे संबंधित था? मुख्यतः बाल श्रम सुधार से, महिला से, समय को कम करने से, या कार्यस्थल पर साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने से। तो ये है बाल श्रम सुधार से, याद रखना। ये 1881 में रिपन के टाइम पे बना था और ये बाल श्रम सुधार से संबंधित था। पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया था ना कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लाया जाएगा, और इनका निश्चित कर दिया था घंटे, 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए 9 घंटे का काम, 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा, मतलब 9 घंटे उनके लिए निश्चित कर दिया गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? जो श्रम सुधार हुए ना उनका प्रमुख कारण आपको बताना है। मजदूर आंदोलन, भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाए गए आंदोलन, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, या ईसाई मिशनरियों का दबाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। यूँ तो भारत की ब्रिटिश सरकार पूंजीपतियों की समर्थक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े, जो एकदम अपर्याप्त थे। इन कारखानों में से अधिकांश भारतीयों के थे। ब्रिटेन के उद्योगपति श्रम सुधारों के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के लिए 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट और 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्र में लागू नहीं किया गया? ये बताना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। किन क्षेत्रों में ये लागू नहीं किया गया? इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय और कॉफ़ी के बगान उद्योग, और चमड़ा उद्योग। इसका आंसर है चाय और कॉफ़ी के बगान उद्योग, ठीक है, याद रखना। पढ़ लेते हैं। श्रम सुधार के क्षेत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया, जो बाल श्रम से संबंधित था। तथा दूसरा इंडियन फैक्ट्री 1891 में बनाया गया, जो मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी और महिलाओं को काम के घंटे सुनिश्चित करने से संबंधित था। चाय और कॉफ़ी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे, उन पर इन दोनों में से कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। उल्टे विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने के में सरकार ने हर तरह से सहायता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इसमें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे, है ना, किसको कहा जाता था? तो ये मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सीधे आंसर बताऊंगी, चार्ल्स मेटकॉफ। और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता था। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है 1878 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना। लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। अब बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, विचार कीजिए इनमें कौन कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लाया गया था। इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो ये रजवाड़ों से कुछ लेना देना नहीं था, पहला और दूसरा बिल्कुल सही था। अमृत बाजार पत्रिका के लाया गया था, जो कि रातों रात फिर अंग्रेजी में बदल गया था। ये भाषा इसकी बांग्ला थी ना। चलो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रवादी लोग धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की कड़ी आलोचना करने के लिए करने लगे। इस कारण भारतीय प्रेस की आज़ादी को कम करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाई, ठीक है, आज़ादी पर। लॉर्ड लिट्टन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था, जो बांग्ला का था, और इससे बचने के लिए रातों रात किस में तब्दील हो गया? अंग्रेजी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध में किन किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? सबको पता होगा अंग्रेज और नेपाल का जो युद्ध हुआ था, संगौली की संधि भी हुई थी, है ना। बोल रहे किन किन क्षेत्रों पर प्राप्त हो गए थे नेपाल के साथ युद्ध, है ना। तो ये सबको पता है, नहीं पता होगा अगर तो वैसे पढ़ते हैं 1815-16 की संगौली की संधि, है ना। तो बता देती हूँ मैं, इसमें
गढ़वाल और कुमाऊँ, सिक्किम, अरुणाचल, मसूरी। इसमें अरुणाचल नहीं होगा। गढ़वाल और कुमाऊँ, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है गढ़वाल कुमाऊँ वो पूरा का पूरा मिल गया। सिक्किम और मसूरी ये 3 मिल गए थे, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर 1, 2, 4 यस। भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ। 14 में दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज नेपालियों से हर मामले में श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल की सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी और नेपाल को गढ़वाल तथा कुमाऊँ के लिए जिले छोड़ने पड़े। तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हट जाना पड़ा। इस समझौते से भारतीय साम्राज्य हिमालय तक फैल गया। ब्रिटिशों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए। बहुत खूबसूरत हैं ये तीनों जगह, ज़रूर जाना मौका मिले तो। यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? ये हुई थी ब्रिटिश और बर्मा के बीच, यांडबू की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया। राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। यांडबू की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में दोनों के बीच शांति स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसमें आपको बताना है। पहला है सीमा संबंधी झड़प, ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नज़र, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत का टकराव सीमा संबंधी टकराव से शुरू हुआ। बर्मा के सम्राट के उत्तराधिकारी बोदाव पाई ने 1785 में अराकान और 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार किया। इस प्रकार बर्मा की सीमा ब्रिटिश भारत की सीमा तक फैल गई और पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखते हुए बर्मियों ने 1822 में असम को भी जीत लिया। अराकान और असम पर बर्मा की विजय के बाद बर्मा और बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का युग आरंभ हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1852 में दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा। वह लगभग पूरी तरह ब्रिटेन के व्यापारिक लोभ का परिणाम था। बर्मा के जंगल संबंधी संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालची निगाहें बहुत पहले से लगी हुई थी। लकड़ी का व्यापार करने वाले ब्रिटिश फर्मों ने अब ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारत लकड़ी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों को लगा कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन के सूती कपड़ों और दूसरे औद्योगिक मामलों की बिक्री के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकती है। इस कारण से भी अंग्रेज बर्मा के व्यापारिक क्षेत्रों पर अपना कब्जा चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है ना। तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। जो मैं किताबों के नाम ले रही थी ना ऊपर, दादा भाई नेहरू जी, रजनी पाम या फिर RC दत्त, ये सब इसी में आ जाएगा आर्थिक, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि क्या है ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव क्या है हमारे भारत पर, है ना। तो ये सब है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।